नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने महादेव शिव की पूजा अर्चना से पर्व की शुरुआत की। आयोजन में शामिल होने महिला जनप्रतिनिधि और प्रदेश भर से अनेक महिलाएं पहुंची हुई हैं। दिल्ली में कांग्रेस की नेत्रियां अलका लांबा और रागिनी नायक भी तीज मनाने मुख्यमंत्री निवास पहुंची। पोला व तीज पर्व के लिए मुख्यमंत्री निवास में विशेष तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री निवास में पहले पोला की परंपरा निभाई गई। इस मौके पर नंदी बैल की पूजा की गई। इसी के साथ ही यहां पर तीजा महोत्सव भी शुरू हो गया। तीजा महोत्सव के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से तीजहारिनों को खास निमंत्रण देकर बुलवाया गया है। यहाँ करू भात की भी व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ का पोरा तिहार मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा पर्व है। खेती किसानी में बैल और गौवंशी पशुओं के महत्व को देखते हुए इस दिन उनके प्रति आभार प्रकट करने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ के गांव में इस पर्व में बैलों को विशेष रूप से सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस मौके पर घरों में बच्चे मिट्टी से बने नंदी बैल और बर्तनों के खिलौनों से खेलते हैं। घरों में ठेठरी, खुरमी, गुड़चीला, गुलगुला, भजिया जैसे पकवान तैयार किए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर बैलों की दौड़ भी आयोजित की जाती है। आदर्श सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंडल रिसाली मरोदा रुआ बांधा सेक्टर द्वारा पोला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोला कृषि कार्यों में पशुधन की महत्ता को प्रदर्शित करने वाला त्योहार है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिसाली सेक्टर के दशहरा मैदान में पोला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वयं सजी धजी तिरंगा लगी बैलगाड़ी पर सवार होकर स्वयं बैलगाड़ी को हकाला और सभी को घूम घूम कर पोला पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच शनिवार को सीएम हाउस से 3 लग्जरी बसों में विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। बसों में कांग्रेस और जेएमएम के 36 विधायक सवार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधायकों के साथ बस में बैठे हुए हैं। उन्होंने विधायकों के साथ सेल्फी भी ली है। बसें खूंटी के लतरातू डैम पहुंच गई है। तीनों बसों को पुलिस सुरक्षा में खूंटी के लतरातू डैम लाया गया। यहाँ विधायक डूमरगढ़ी गेस्ट हाउस में कुछ देर के लिए रुकेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यहाँ से विधायक रांची लौट जाएंगे। खूंटी के डूमरगढ़ी गेस्ट हाउस में कुर्सियां और गद्दे मंगवाए गए हैं। गेस्ट हाउस के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। खूंटी के डीजी और एसपी भी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। लतरातू डैम के गेस्ट हाउस में विधायकों के खाने की विशेष व्यवस्था की गई है। विधायकों के खाने के लिए मटन, फिश करी और चावल बनाया गया है। वेजिटेरियंस के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। कांग्रेस ने आज रात में विधायक दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि ऑपरेशन लोटस चलता रहता है। महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में कोशिश हुई, बिहार में भी कोशिश की गई। कई जगहों पर इन्होंने कोशिश की, इसलिए सावधानी बरतते हुए सब इकट्ठे हुए हैं। विजिलेंस टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के किशनगंज और पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जब टीम किशनगंज में छापेमारी करने पहुंची तो पता चला कि यह भ्रष्ट इंजीनियर अपने जूनियर इंजीनियर और कैशियर के यहाँ रिश्वत का पैसा रखता है। इसके बाद जांच टीम ने इन लोगों के यहाँ भी दबीज दी। किशनगंज से करीब 3 करोड़ से अधिक कैश और ज्वेलरी बरामद हो चुके हैं। वहीं कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के पटना आवास की तलाशी में लगभग 1 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। जांच टीम नोटों के मिलान में जुटी हुई है। किशनगंज ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत अभियंता संजय कुमार राय के किशनगंज स्थित 3 ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर शनिवार को निगरानी विभाग की छापेमारी की गई। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पटना में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। निगरानी की 13 सदस्यीय टीम ने किशनगंज में अभियंता संजय कुमार राय के रुईधासा स्थित आवास और उनके माध्यम से रखे गए पैसे, निजी इंजीनियर ओम प्रकाश यादव के लाइनपाड़ा आवास और कार्यालय के कैशियर खुर्रम सुल्तान के लाइनपाड़ा स्थित आवास पर छापेमारी की गई। राशि काफी ज्यादा होने की वजह से नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है। निगरानी डीएसपी ने बताया कि किशनगंज में 3 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं पटना में भी 2 स्थानों पर छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल छापेमारी जारी है और छापेमारी पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना काला धन इन्होंने छुपा रखा है। छत्तीसगढ़ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय 2 दिनों से फोन पर एक अधिकारी को जमकर गाली गलौज करते हुए धमकी देते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर हंगामा मचा हुआ है। जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा के सरायटोला चौक पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में बनाया गया अटल चौक को सरकारी एजेंसी क्रेडा ने तोड़कर तहस नहस कर दिया है।
जिसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भाजपा नेताओं के साथ अटल चौक पहुंचे। उसके बाद वह फोन पर क्रेडा के अधिकारी से गाली गलौज करते हुए उस स्थल पर यथावत अटल चौक बनाए जाने की धमकी देते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हंगामा मचा हुआ है। दरअसल भाजपा नेता विष्णुदेव साय बेहद शांत व सरल स्वभाव के हैं, इसलिए धमकी का वीडियो आने से उनकी ही पार्टी के नेता व आम लोग भी अचंभे हो गए हैं। पूर्व राज्य मंत्री ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पर आस्था रखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे और सुंदर चौक नहीं बनाने पर अंजाम भुगतने और तैयार रहने की धमकी दे दी है। लेकिन अब देखना होगा कि उनकी धमकी का असर क्रेडा पर कितना होता है। इंडिया न्यूज के लिए रायगढ़ से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक शुरू होते ही हंगामेदार रही, जिसमें कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी के पार्षद को थप्पड़ जड़ दिया। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक 17 बिंदुओं को लेकर चल रही थी, जिसमें दोनों दल के पार्षदों के आपस में भिड़ने से जमकर नोकझोंक हुई और सदन के अंदर ही जमकर नारेबाजी हुई। नगर निगम के टाउन हॉल में सामान्य सभा की बैठक शुरू होते ही दोनों दल के पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई और हंगामेदार होने के कारण सदन जल्द समाप्त कर दी गई। इस बीच कांग्रेस के पार्षद संतोष पर भाजपा के पार्षद गगन आइच को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा मचने लगा। ये पहली बार की घटना नहीं है। निरंतर जब सभा हुई बजट में या सामान्य सभा, निरंतर ऐसी घटनाएं इनके द्वारा प्रायोजित रहती है। इनकी कथनी और करनी स्पष्ट ये सदन में दिखती है, स्पष्ट सदन में दिखती है कि इन्होंने क्या किया है। मेरे को पत्रकार भाइयों के माध्यम से वीडियो आया, मैं तो सदन के अंदर बैठा था एक टेबल में, मेरे को वीडियो आया कि स्पष्ट दिख रहा है कि वो क्या किए। और मैं किसी वरिष्ठों का, किसी पार्षदों का अपमान किसी विषय में नहीं चाहता हूँ। उनके व्यक्तिगत तौर पे खेद हुई है तो मैं उनके लिए माफ़ी भी मांगू, पर ये क्या तरीका हुआ किसी पार्षद को आप डायरेक्ट कॉलर पकड़ना, डायरेक्ट बोलते हुए 1-to-1 मैदान में आ जाओ और धमकी देते कि भविष्य में आपको जो भी होगा हम निपट लेंगे, बाहर आके लड़ लेंगे, औकात की बात करते हैं। ये शोभा सदन के अंदर नहीं देता है। मैं बोलूँगा मैं पहली बार पार्षद बना हूं, पर आप तो कई सालों से पार्षद हो ना, आपकी जवाबदारी होती है ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। ऐसे शब्द से सदन की गरिमा खत्म होती है। और बार बार मैं पिछले कार्रवाई को भी उल्लेख करूंगा, शोभा सुनी जी की प्रतिमा को लेकर भी उल्लेख करूंगा। इनकी निरंतर भाजपा दल के द्वारा जो भी मांग की जाती है उसका विरोध किया जाता है और दमखम के साथ अपने सत्ता के दबाव में पूरा कार्य किया जाता है। कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्ले ने कहा कि भाजपा के पार्षद सदन को चलने नहीं देना चाह रहे थे और जमकर हंगामा मचा रहे थे और लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि बीजेपी की ऐसी आदत ही है। इस दौरान दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। साथ पार्षद सदन में मारपीट नहीं करने से इनकार कर रहे थे, जबकि वीडियो में मारपीट स्पष्ट दिख रहा है। मैंने हाथ नहीं उठाया है, ये वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। दिख रहा है, मैं जा रहा हूँ, इधर दिख रहा है। वो तो धक्का मुक्की का है, मारा नहीं है मैंने उन्हें। ये तो धक्का मुक्की है, जो बीच बचाव करने वाले आते हैं धक्का मुक्की देते हैं, उसको लगता है कि मैंने मारा है। मैंने स्पष्ट बोल रहा हूँ, उनको मारा नहीं है। मैंने उनसे अपने कहा है आप ऐसा शब्द क्यों भी हो, मेरे व्यक्तिगत शब्द का आरोप क्यों लगाया? आपको लगाना है पार्टी में जाकर लगाइए, अपने भाजपा पार्टी में या शहर के बीच में लगाए, पत्रकार में बोले, मीडिया में बोले, अलग से बोलिए, लेकिन सदन के बीच में ऐसा में अपमान कराना जिसमें वरिष्ठ पार्षद, वरिष्ठ नेता, सारे पार्षद बैठे हैं, वहाँ पे किसी पार्षद का ऐसा वो कराना, तो ये गलत बात है ना। सामान्य सभा का मकसद ये होता है कि शहर के विकासों पे चर्चा, छोटी मोटी नोकझोंक जरूर अच्छी लगती है, लेकिन सदन की गरिमा के खिलाफ हर बार ये हरकतें अच्छी नहीं होती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो अपने पार्षद साथियों को कंट्रोल करने में चूक रहे हैं। हर बार सदन की गरिमा के विपरीत बात रखना, विकास की बात नहीं करना, सिर्फ बुराई निकालना, ये जनता के हित में नहीं होती है। स्वस्थ परिचर्चा तब होती है, स्वस्थ चर्चा तब होती है जब विपक्ष पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में अपनी बात रखे, और निश्चित रूप से अगर वो अच्छे बात करते हैं तो सदन में स्वीकार की जाएगी। जो रास्ता वो दिखाएं कि भाई इसमें ये सुधार किया जा सकता है, तो हम स्वीकारने के तैयार हैं कि हमारे अगर कार्यप्रणाली में अगर कमी है, हमको अगर विपक्ष रास्ता दिखाता है तो हम उसको मानने के तैयार। लेकिन अगर इसी सोच के साथ आ जाए कि हर विकास कार्यों में सिर्फ बुराई निकालना, कि यहाँ तक कि लोक सेवा केंद्र जैसे मुद्दे पर जो गरीबों का पेंशन का विषय होता है,
जैसे पूर्व में विपक्ष में थे एक पार्षद के रूप में, पर पहले कभी भी पहले विषय पे चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि गरीबों के हित के लिए होता था तो उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता था, बल्कि उसमें जो कमी रह जाती थी फॉर्म में उसको भी कंप्लीट करके गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जाता था। आज की घटना नगर निगम के इतिहास में सचमुच में आज काला अध्याय है। सामान्य सभा के सदन में जिस प्रकार कांग्रेस अपने बल का उपयोग कर रहे हैं, सत्ता सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और जानबूझकर सदन ना चले, सदन को समाप्त किया जाए, और जिस प्रकार अपनी जो विपक्ष की जो भूमिका तेज तरह है उसको दबाने के लिए कांग्रेस इस प्रकार खेल कर रहे हैं। आज जिस पर घटना घटा सचमुच में बहुत खेद का विषय है। महापौर चूँकि शहर के महापौर और निगम का महापौर, उसको भी चिंता करना चाहिए कि कोई भी पार्षद सदन में मर्यादित शब्दों का उपयोग न करे। साथ ही कोई भी पार्षद अपने स्थान में खड़े दूसरे पार्षद के वो जाके हाथापाई भी ना करे। महापौर की भी चिंता करना चाहिए। जिस प्रकार आज घटना घटा सचमुच में निंदनीय है, खेद का विषय आज घटना। ये जो घटना हुआ उसके बाद भाजपा पार्षद दल क्या कदम उठा रहा है? अभी भाजपा पार्षद दल चूँकि आज बैठक में अब चर्चा करना, चर्चा के बाद बैठक होगा, बैठक में निर्णय लिया जाएगा हमको क्या करना है आगे। फाइट किया जाएगा, भाजपा का निर्णय होता है तो अभी देखते हुए क्या किया जाएगा, अभी तो बैठक में तय होगा। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लखनपुर नगर पंचायत के सामुदायिक भवन में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात कर चर्चा की। साथ ही उन्होंने यहां 2.5 करोड़ की लागत से बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। अंबिकापुर जिले के लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया, जहां मंत्री ने भवन, लैब व ओपीडी के गुणवत्ता के साथ निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए। आइसोलेशन वार्ड के लिए 25 लाख की स्वीकृति पर क्षेत्र की जनता ने आभार व्यक्त किया है। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता, महापौर अजय तिर्की, विधायक प्रतिनिधि विक्रमादित्य सिंहदेव, मंत्री प्रतिनिधि रणविजय सिंहदेव, जनपद उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। लखनपुर सबसे भेंट करने ही आए थे जी। सामाजिक कार्यक्रम था, पूजन का कार्यक्रम था जी। उसमें कुछ बातें भी आई जी, लखनपुर की भी आई, कटकोना की भी आई जी, कुमगर्रा कला खुर्द की भी आई जी, उदयपुर क्षेत्र की भी आई, अदानी की भी आई, नौकरी की भी आई जी। और यहाँ नया सामुदायिक केंद्र भवन बन रहा है जी। उसके लिए नान बाबा का कहना था कि आके देख लेते, तो सबकी राय थी, तो आके इसको निरीक्षण कर रहे हैं जी। तो पर्याप्त परिसर है, अच्छी बिल्डिंग यहाँ बनेगी जी। वो लोगों के जल्द से जल्द काम आ सके, जल्दी बन जाए पूरा, ये कामना है। और कहाँ 20 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड और बनाना है, ओटी वगैरह बनाने हैं, इसके लिए राशियां उपलब्ध हैं जी। तो उसके लिए जगह देख के जल्दी से जल्दी काम चालू कराना। कांग्रेस के सरकार को 3.5 साल हुए हैं जी। और महाराज साहब का आशीर्वाद, उनका प्रेम और स्नेह से बहुत आगे हॉस्पिटल जा रहा है। ये लगभग
2.5 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड के लिए भी 25 लाख रुपए करीबन आ चुके हैं यहाँ। इस तरह हम लोग, मैं आज यहाँ बोलने का भी मेरा उद्देश्य था कि महाराजा साहब को हम लोग थैंक्स बोलें, उनको धन्यवाद दें कि लखनपुर की जनता को आगे जाके इसका भरपूर लाभ मिलेगा। एक दिवसीय प्रवास पर दिल्ली से जगदलपुर पहुंचे सांसदों के दल ने बस्तर की खूबसूरत वादियों को करीब से देखा, जिसके बाद सांसदों की टीम ने बस्तर में आदिवासियों की संस्कृति को संजोए रखने के लिए बादल अकेडमी में हिस्सा लिया। सांसदों के दल के बस्तर पहुंचने पर आदिवासियों ने आदिवासी परंपरा के अनुसार सांसदों का स्वागत किया, जिसके बाद सांसदों ने बस्तर की लोकगीत और लोक नृत्य का आनंद लिया। इस दौरान सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बस्तर की तारीफ करते हुए कहा कि बस्तर का विकास होने से नक्सलवाद कम हो रहा है, जिसके कारण देश के कोने से लोग यहाँ के पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के आबकारी मंत्री का मानना है कि जो एक बार बस्तर को देख लेता है वह बस्तर का बन जाता है और लगातार बस्तर आने की योजना बनाता है। बहुत अच्छा लगा। बस्तर में काफ़ी विकास हो रहा है चारों तरफ। बस्तर की जो छवि है और छवि भी आप लोगों से दूर होते जा रहे हैं कि बस्तर कोई मतलब दहशतगर्द की जगह नहीं, आपकी चैन की जगह है। सर ये तो कुछ नहीं देख पाए, लोगों के अंदर धीरे धीरे सुरक्षा महसूस होते हैं, लोग तरक्की होते हैं। आदिवासियों की स्कूल, आदिवासियों की मतलब उनकी रोजी में काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं। यही देख अधीर चौधरी हमारा नेता प्रतिपक्ष भी है, लोक लेखा समिति के चेयरमैन भी है, उसके साथ वरिष्ठ सांसद लोग आए थे, लेकिन बस्तर में कोई जांच, कोई कमेटी का जांच नहीं था। कल इन लोगों का लोक लेखा समिति का बैठक रायपुर में है, कल विधानसभा भी जाएंगे, लेकिन बस्तर को देखने के लिए हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने इनके लिए प्लान कर दिया था, चार्टर प्लान। उसमें बैठ के आके उसके परिवार उन लोग बस्तर देखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो आत्मानंद स्कूल को देखकर उनको दिल खुश हुआ है। और सब लोग हमारे पार्टी के तो नहीं थे, कोई राजनीतिक रूप में नहीं आए थे, लेकिन बस्तर को देखने आए थे। लेकिन सब लोग से दबे दुबे जुबान से जो आत्मानंद स्कूल देख के उनका दिल खुश हो गया। बस्तर का आदिवासी बच्चे इंग्लिश फिर बात कर रहे हैं और उनका मुस्कुराते हुए उनके चेहरे को देख के उनका दिल भर गया है और बस्तर बदल रहा है। यहाँ जब एक जमाना में पिछले 15 साल में बस्तर में आने लोग डरते थे, बस्तर में घूमने के लिए डरते थे। आज पुलिस कम थे, नेता ज्यादा थे, सुरक्षा को कोई परवाह नहीं, तो इसलिए बस्तर बदल रहा है। भूपेश बघेल हमेशा बोलता है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सरगुजा जिले के कर्मचारी व अधिकारी आज 5वें दिन भी अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे शासकीय स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई ठप रही, साथ ही सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ। सरगुजा जिला व विकासखंड मुख्यालयों में कर्मचारी व अधिकारी 5वें दिन भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता व गृह भत्ता को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते कार्यालयों में ताले लटके रहे। इस हड़ताल की वजह से जिले के सभी शासकीय स्कूल भी बंद है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। साथ ही तहसील व न्यायालय के भी बंद होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, और मांग क्या क्या है, हमारा अधिकार है। हम कोई अतिरिक्त कोई मांग नहीं कर रहे हैं। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता की हम मांग कर रहे हैं। अनवरत हमारा 4था दिन है और हम लगातार जो है सरकार को जो है आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी जो है मांग को जल्द से जल्द जो है संवेदनापूर्वक विचार करें और उसको पूर्ण करें। आज पूरे विभाग बंद हैं, पूरे कलेक्ट्रेट कैंपस के सारे विभाग बंद है, स्कूल कॉलेज सारे बंद हो रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं। निरंतर जो है हमारी जो ये आंदोलन है, जो हड़ताल है, बहुत बड़ा रूप में परिवर्तित होने जा रहा है और सरकार जो है हमारी सुध नहीं ले रही है। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो अधिकार है उसको हमको पूर्ण करें। अभी 5 दिन अनिश्चितकालीन का आज 5वां दिन है, अभी तक सरकार से कोई बात नहीं हुई है, कोई वो सोच भी नहीं रहे हैं। हमारे पदाधिकारियों से पता चला है हम जो मांग कर रहे हैं शासन से, क्योंकि हम शासन के व्यक्ति हैं, तो शासन से मांग कर रहे हैं तो जवाबदारी तो उनकी बनेगी। ठीक है, हम वर्क करते हैं तो आज हमको आवश्यकता पड़ रही है 34% DA और HRA लेने का, तो हम 2 ही मांग तो कर रहे हैं, शासन को देना चाहिए और वो देंगे।
हम यह सोचकर आंदोलन में बैठे हैं अनिश्चितकालीन में कि वो देंगे। हड़ताल तो जैसा कि प्रस्तावित है अनिश्चितकालीन है और सभी लोग लगे हुए हैं और अब 2 सूत्री मांग है और उस मांग में कोई गलती नहीं है, ये हमारा अधिकार है। शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोग खुल के इसका समर्थन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जहां अधिकार की बात आई तो हमको सामने आना पड़ा और हम इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार का जो डीए रहता है 100% वही राज्य सरकारें नहीं अपनाती हैं। राज्य सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, वरना वो क्यों चाहेगी कि अपने कर्मचारियों को वो दुखी करें या किसी तरह से उनका नुकसान करें। तो वर्तमान आर्थिक स्थिति जो सरकार की रहती है उसको भी ध्यान में रखते हुए अनेकों कार्यक्रम चलाने हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना है, उसमें कर्मचारियों के भी हित को देखना है। तो कैसे संतुलन बन सकता है, कहाँ तक याद किया जा सकता है। कर्मचारी कह रहे हैं कि जिस डेट से लागू हुआ बैक डेट से लागू होना चाहिए, एक उनकी मांग है। दूसरा, रेट बढ़ना चाहिए डीए का, मांग है केंद्र के समकक्ष। मैंने कई लोगों से बात की तो कहे कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि समकक्ष हो, पर कुछ प्रतिशत कम भी हो तो भी होगा, लेकिन लागू तो हो। जिस डेट से लागू घोषणा की गई थी उस डेट से लागू हो। ये बातें हैं जो मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से हल निकल जाएगा और सब हमारे अधिकारी कर्मचारी काम पे आ जाएंगे। दोनों चीज़ हैं, आप पाँव तो उतने ही फैला पाओगे जितनी चादर है। मान लीजिए कि पैसे नहीं हैं तो आप कैसे दोगे। एक उदाहरण, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं होंगे, लेकिन आप पैसे इधर दोगे तो कहीं ना कहीं काटोगे। अंबिकापुर की सड़कें आपको अभी कैसी दिख रही है, टूटी टूटी दिख रही हैं। क्या चाहिए उनके लिए? पैसे चाहिए। तो पैसा किस में पहले देना, कर्मचारियों को देना कि सड़क को ठीक करने में लगाना? ऐसा विकल्प सरकार के सामने आता है। तो सरकार यही चाहती है कि सड़क की भी देख रेख हो और कर्मचारी भी संतुष्ट हों। ऐसा कोई रास्ता वो निकाल सके जो उसके पास संसाधन है उसके अनुरूप। बेमेतरा जिला की प्रभारी सचिव आर संगीता 1 दिवसीय प्रवास पर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां प्रभारी सचिव ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। प्रभारी सचिव आर संगीता ने बेमेतरा जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रभारी सचिव ने नामांतरण के 1638, विवादित नामांतरण के 344, विवादित बंटवारा के 484, विवादित 141, सीमांकन के 25 सहित डायवर्जन के 73 लंबित मामलों सहित विविध समस्याओं के जल्द निराकरण करने के निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की फोटो को अपने मोबाइल के व्हाट्सएप प्रोफाइल में रख मैसेज भेज करने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में बिलासपुर पुलिस ने मिजोरम के 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनके पास से मोबाइल और सिम कार्ड को बरामद कर लिया है। अज्ञात आरोपियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की फोटो व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगाकर फर्जी मैसेज भेजकर ठगी करने का प्रयास किया था। व्हाट्सएप पर आए मैसेज के फर्जी होने की पुष्टि होने पर प्रोटोकॉल अधिकारी संजीव सिन्हा ने एफआईआर कराई। उसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी की गठित टीम में शामिल एंटी क्राइम व साइबर यूनिट बिलासपुर और थाना चकरभाटा की संयुक्त टीम ने खोजबीन की और 4 दिन की रेकी के बाद सटीक लोकेशन मिलने पर टीम ने रेड की कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बिलासपुर पुलिस ने आइजोल मिजोरम के डूटलॉग मिल 5 बांगकावन से इस मामले के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल बिलासपुर पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए मुख्य न्यायाधीश जिला आइजोल मिजोरम से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर लिया है। राजनांदगांव शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित एक होटल में बीती रात आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। आसपास के लोगों की सूचना पर निगम का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड के वर्षों पुराने एक होटल में अचानक सिलेंडर के फटने से आग लग गई, जिसके ब्लास्ट से होटल की छत उड़ गई और दीवार ढह गई। इस आगजनी में होटल संचालक ने करीबन 80 लाख का नुकसान होना बताया है। उनके द्वारा होटल को नए कलेवर में 7 सज्जा की गई थी। इस आगजनी में नुकसान की भरपाई के लिए होटल संचालक ने शासन से मदद की गुहार लगाई है। अज्ञात कारण है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है इसका। अचानक 3:30-4 बजे खबर आई, हम लोग दौड़ते भागते घर से आए, तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, पार्षद हमारे गणेश भाई आ गए, सब उपस्थित होकर मोहल्ले वाले लोग पूरा सहयोग करे। नुकसान तो बहुत हुआ है, इसकी पूर्ति के लिए शासन से थोड़ा नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। सुबह 10 बजे दुकान बढ़ा के निकले, जब हम पूरा चेक करके जाते हैं। आज भी ऐसी नित्य की जो काम है, प्रक्रिया है, जो चलते हुए पूरा दुकान बढ़ा के 10 बजे करीब क्लोज करके पूरा बढ़ाते हुए हम लोग दुकान को पूरा चेक करके निकले।
कारण क्या है कुछ अज्ञात लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कैसे हो गया क्या हो गया। इतनी पुरानी संस्था हमारी, बहुत नुकसान हुआ है हमारे को। ये 75 से 80 लाख के आसपास की क्षति हो गई है। पूरा नया सेटअप किए थे अभी हाल पूरा नया रिनोवेशन करवाए थे, पूरा फर्नीचर से लेकर सब चीज़ नया लगवाए थे। अभी कारण तो अज्ञात बताया जा रहा है, अभी तक कारण का पता नहीं चला है। और बजरंग होटल बहुत ही पुरानी होटल है। मेरी जानकारी में जब से मेरा 37 साल हुआ तब से मैं इस होटल में आ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा प्रशासन से कि उसको संज्ञान में लेते हुए इसे मुआवजा दिया जाए, ताकि जो नुकसान भरपाई हुई है, क्षतिपूर्ति हुई है, आसपास के लोगों को रोजगार मिलता था वहाँ से, उन्हें भुगतान किया जाए और संज्ञान में लेते हुए तीव्रता से कार्य किया जाए। होटल में आग लगने का कारण पता नहीं चल पा रहा है। सिलेंडर फटने से आग जनी हुई, जिसके बाद वहां से आवाजाही भी बंद कर दी गई थी। प्रथम दृष्टि में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा था। सिलेंडर फटने से आसपास के लोग दहशत में आ गए। कई लोग अचानक आसपास बम फटने का अंदेशा जताने लगे। समय पर आगजनी का पता लगने से कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो यह आग पूरे बस स्टैंड की दुकानों को अपनी आगोश में ले लेता। फिलहाल इस मामले की जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी या किसी शरारती तत्वों ने आग लगाई। इंडियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दूसरी किश्त जारी किए जाने के बाद राजनांदगांव जिला के सहकारी बैंक में किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही तीजा और पोला तिहार को मनाने के लिए किसान पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय योजना की दूसरी किश्त की 156 करोड़ राजनांदगांव जिले के 2,11,000 किसानों के लिए 156 करोड़ जारी की है, जिसे निकालने दूसरे दिन से ही किसानों की भीड़ बैंकों में उमड़ने लगी है। तीजा और पोला तिहार को लेकर भी किसान बैंकों से राशि निकाल रहे हैं। बैंक के अधिकारियों की माने तो पिछले 3 दिनों के भीतर करीब 35 करोड़ रुपए की राशि किसानों ने निकाल ली है। जिले के सहकारी बैंकों में सुबह से शाम तक किसानों की लंबी भीड़ लग रही है, जिसे लेकर बैंक प्रबंधन को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। योजना के पैसा कल से 20 तारीख को डला हुआ है, आज आके किसान अपना पेमेंट ले जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ कम से कम 12,000 किसान हैं। अब ये तो नहीं बता पाएंगे ना, किसान के ऊपर निर्भर है। किसान जितने भी आ रहे हैं 3-3 काउंटर खोल के पेमेंट कर रहे हैं। बेमेतरा जिले में पोला त्योहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने सुबह अपने बैलों व पोरा जादा की पूजा अर्चना की। साथ ही छोटे बच्चे मिट्टी और लकड़ी से बने नंदी बैल को गलियों में चला रहे हैं। वहीं बच्चियां जाता पोरा व बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही हैं। पोला कृषि कार्यों में पशुधन की महत्ता को प्रदर्शित करने वाला त्योहार है, जिसे लेकर किसान सहित बच्चे, बूढ़े व महिलाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। किसानों ने सुबह अपने बैलों को नहलाकर उनकी पूजा अर्चना की, साथ ही खेतों में चीला रोटी भी चढ़ाई। इस मौके पर गांव में दोपहर के बाद पारंपरिक खेलकूद, कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, फुगड़ी सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन हुए, जिनमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ऐसा गांव थनौद, जहां की आधी से ज्यादा आबादी मिट्टी की मूर्तियां बनाने में माहिर है।
इन मूर्तियों को गढ़ने व अन्य सामग्री बनाने साल भर बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग जुटे रहते हैं। यहाँ बनी मूर्तियां प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक पहुँचती हैं। दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम थनौत गांव का नज़ारा इन दिनों अद्भुत बना हुआ है। छोटे बड़े सेठ घर आंगन से लेकर गांव की गलियों तक मूर्तिकार छोटे बड़े भगवान गणेश की मूर्तियों को गढ़ने के लिए जुटे हुए हैं। वैसे तो दीपावली पर्व के बाद मिट्टी से मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद गणेशोत्सव को देखते हुए तेजी के साथ दिन रात मूर्तियां बनाने गाँव के मूर्तिकार व्यस्त हैं। इन मूर्तिकारों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये अभी इंसानों से बोल पड़ेगी। इस बार सबसे बड़ी मूर्ति तो राजनांदगांव का है, जो सदर बाज़ार में जा रहा है। हर बार ऐसे सेक्टर 2 में बिठाते थे, लेकिन महंगाई की वजह से वो उन लोग मतलब अपनी मूर्तियों का साइज़ छोटा कर दिया है। इस बार राजनांदगांव में मतलब सदर बाज़ार में जा रहा है। बहुत भव्य मूर्ति और पहली बार बैठेंगे वहाँ मतलब इस टाइप का मूर्ति। दूसरी बात ये है कि हमें इस कोरोना काल के बाद अभी जो मौका मिला मूर्ति बनाने का, वो बहुत ही सुंदर रूप से मतलब मौका मिला। उस मूर्ति बनाकर हम अपने परिवार को जीवन यापन दे रहे हैं और जीवन यापन देकर मतलब जैसे कि इस मूर्ति से अपना जीवन यापन ऐसे करते हैं कि इसी में हम त्यौहार मनाते हैं, इसी में अपने बच्चों का शादी करते हैं, इसी में मतलब घर बनाते, इसी में पढ़ाई करते, इसी में डॉक्टर, मतलब ऐसा है कि 1 साल बनाने के बाद उसी पैसा से अपना जीवन यापन करते हैं। हमें पूर्वज ने सिखाकर हमारा मतलब इतना बड़ा उत्थान किया है, बहुत ही बड़ा उत्थान किया है। और मैं 40 साल से बना रहा हूँ मूर्ति, लगभग 40 साल से। मेरा उम्र 48 साल हो रहा है, सिर्फ मेरा ख़राब हुआ है 8 साल। उसके बाद मैं स्कूल भी जाता था ना, तो मैं अपने बैग में मट्टी लेकर जाता था और जैसे मतलब सर टीचर नहीं रहते थे तो मैं मट्टी निकाल कर तुरंत वही बनाना शुरू कर देता था। लेकिन उस समय इस चीज़ का कलाकारी का एलाउ नहीं था स्कूल में। बहुत मार खाता था मैं कि बहुत बदमाश लड़का है तू, और जब भी साला तू देखता हो तो माटी निकाल कर तू कुछ ना कुछ हरकत करते करके। लेकिन वो मार से मैं नहीं डरा और करता गया। आज मैं छत्तीसगढ़ में ऐसा हो गया कि बहुत ही सुंदर मूर्तिकार, अच्छे मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार के नाम से जाना जाता हूँ, जिसका नाम है राधेश्याम चक्रधारी। ग्राम थनौत छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा गांव है जहां कृषि कार्य के अलावा यहां के लोग मिट्टी कला को अपने जीवन यापन का साधन बनाए हुए हैं। इंडियन न्यूज के लिए थनौत से वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही दुर्ग शहर के बाजार भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं से सज धज कर तैयार हो गए हैं, जहां भगवान श्री गणेश की आकर्षक मूर्तियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जहां अमरावती पैटर्न पर तैयार भगवान श्री गणेश की मूर्तियां 200 रुपए से लेकर 5000 तक की हैं। दुर्ग शहर के बाजारों में पहुंची भगवान श्री गणेश की आकर्षक मूर्तियों का इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने जायजा लिया और लोगों की उत्सुकता को जानने का प्रयास किया। गणपति बप्पा मोरया, इस जयकारे के साथ प्रतिवर्ष हर बच्चे यह उम्मीद करते हैं कि गणेश चतुर्थी जल्द से जल्द आए और वे अपने घरों में भगवान श्री गणेश को विराजित कर सकें। जी हाँ, आने वाली जो गणेश चतुर्थी है उसके लिए दुर्ग शहर के बाजार सज कर तैयार हो गए हैं और इस बार जो मूर्तियां पहुंची हैं वह सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो इस वर्ष जो मूर्तियां यहाँ पहुंची हैं वह बिल्कुल महाराष्ट्र स्टाइल में पहुंची हैं, जहाँ महाराष्ट्र में जिस तरीके से भगवान को राजा की तरह सजाया जाता है उसी तर्ज पर यहाँ श्री गणेश को सजाया गया है और लगातार लोगों यहाँ पहुँच रहे हैं भगवान श्री गणेश को अपने घर में विराजित करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि पिछले जो कोरोना काल बीता है उस कोरोना काल में बच्चे हों या बड़े हों कोई भी इन मूर्तियों को अपने सार्वजनिक रूप से विराजित नहीं कर पाया था। यही वजह है कि अब लगातार लोगों की यह इच्छा बढ़ रही है कि वे भी अपने घरों में भगवान श्री गणेश को विराजित करें और बच्चे और बड़े सभी इसके लिए काफ़ी उत्साहित हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो मूर्तियां पहुंची हैं ये कुछ
खास तरीके से तैयार की गई हैं, जिनका श्रृंगार इस तरीके से किया गया है कि यह अपनी ओर लोगों को न सिर्फ आकर्षित कर रही हैं, बल्कि निर्जीव होने के बाद भी जीवंत होने का परिचय दे रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह की ये मूर्तियाँ इस बार बाजार में पहुँची हैं, और यह जो मूर्तियाँ हैं वह कहाँ से, भाई साहब बताएंगे कहाँ से ये मूर्तियाँ लाई गई हैं और किस तरह से श्रृंगार किया गया है? ये मूर्तियाँ को हम अपने घर में बनवाते हैं। ये सब महाराष्ट्र पैटर्न की मूर्ति है, वहाँ से हम लोग कारीगर बनवा के यहाँ के अपने घरों पे बनवाते हैं। इसको कहाँ बनवाया है आपने? अपने घरों पे, गोदाम में। आपका गोदाम कहाँ? नागपुर में। तो भिलाई में ही आपने इन मूर्तियों को तैयार किया है? हम गुरु में ही बनवाते हैं इसको। क्या खासियत है इस बार की मूर्तियों? खासियत ये भैया, डिमांड कस्टमर के ऊपर है। महाराष्ट्र पैटर्न की मूर्ति डिमांड है यहाँ। मुंबई का क्या वीडियो वगैरह देखते हैं लोग तो थोड़ा आकर्षित होते हैं, तो वही पैटर्न के हमको यहाँ भी चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो उनको स्पेशल कारीगरों को यहाँ बुलवा करके हम लोग बनवाते हैं। और जो डेकोरेटेड मूर्तियाँ जो श्रृंगार होती हैं तो सब हम लोग खुद करवाते हैं जी। तो इस बार किस तरह की आकृति जो लोगों को ज़्यादा लुभा रही होगी, जो ज़्यादा पसंद आ रही होगी, ऐसी कोई? इस बार तो यही चल रहा है सर, पूरा मतलब स्टोन वर्क, जो जेवर होता है, गहना होता है, सजा हुआ मूर्तियाँ, यही ज़्यादा लोग वही पसंद कर रहे हैं। तो स्टोन वाली मूर्तियों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि श्री गणेश, जैसे यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि श्री गणेश जो हैं वो अपने आसन पर विराजित हैं और उनका श्रृंगार इतनी खूबसूरती से किया गया है। सर पर कलगी लगाई गई है और हाथों में जिस तरह से गहने पहनाए गए हैं जो एकदम नेचुरल लग रहे हैं, जिन्हें ऐसा देखकर लग रहा है कि इन्हें यह नेचुरल तरीके से पहनाया गया है। और आप देख सकते हैं भगवान श्री गणेश की जो आकृति है वो बांसुरी लिए हुए भी है। तो श्री कृष्ण की तर्ज पर भगवान श्री गणेश का एक स्वरूप दिया गया है और यह स्वरूप भी जो बच्चों को काफ़ी आकर्षित करता है। और यही वजह है कि लगातार बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं यह इन गणेश मूर्तियों की प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अब हम और भी लोगों से कुछ बात करेंगे। भाई साहब, किस तरह की गणेश मूर्ति पसंद कर रहे हैं इस बार? जो अच्छा लगे वही मूर्ति। आपके बच्चों को किस तरह की मूर्ति पसंद है? जैसे स्टोन वाली जो मूर्ति आई हुई है, कैसा लग रहा है? मिट्टी का मूर्ति अच्छा लगता है। सारी मिट्टी की ही मूर्ति है? अच्छा, जैसे ये है मूर्ति मस्त सुंदर है, अच्छा है सब मूर्ति। तो लोगों को पसंद आ रही है ये मूर्तियाँ। और आप देख सकते हैं मैडम, किस तरह की मूर्ति पसंद कर रहे हैं इस बार? आप लोग किस तरह की मूर्तियाँ बैठाना चाहते हैं? मतलब मुझे तो ना महाराजा टाइप की जो मूर्ति है ना वो अच्छी लग रही है, जैसे ये मुकुट वाली, इस टाइप की। अब तक आप किस तरह की मूर्तियाँ बैठाते रहे? इसके पहले हम लोग वैसे डेकोरेशन वाला नहीं बैठाते थे ज़्यादा, मतलब थोड़ा कम डेकोरेटेड। तो इस बार ज़्यादा अच्छी आई है लग रहा है। तो डेकोरेटेड मूर्तियाँ आई हैं इसलिए आपको आकर्षण लग रहा है? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा है। इनके पास तो लोगों में उत्साह है और निश्चित रूप से इस बार का जो गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी होगी वह एक यादगार होगी और सभी अपने घरों में भगवान श्री गणेश को विराजित कर सकेंगे। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। दिल से मूवी के छैया छैया गाने पर आपके पैर कभी न कभी जरूर थिरके होंगे। सुपरहिट गाने की डांसर मलाइका अरोरा और अभिनेता अर्जुन कपूर ने इस गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। अब यह डांस सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बेहद पसंद भी कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री मलाइका अरोरा लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी बीच दोनों कुणाल रावल के वेडिंग बैश में साथ नजर आए। इस पार्टी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों छैया छैया पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जहां मलाइका एक आइवरी कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही है, वहीं अर्जुन ब्लैक कुर्ते पजामे में दिखाई दे रहे हैं। फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये डांस वीडियो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।